जी हां, अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना की बहुत बड़ी तैनाती की है। इसमें जंगी जहाज, युद्धपोत, लड़ाकू विमान और हवा में फ्यूल भरने वाले विमान शामिल हैं। बस 4 दिन के अंदर अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने ईरान के खिलाफ लंबे वक्त तक चलने वाले सैन्य अभियान की जमीनी तैयारी भी पूरी कर ली है। उसे बस इंतजार है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फाइनल आदेश का। ट्रंप ने पिछले साल ईरान पर हमले का आदेश दिया था। उस वक्त इजराइल ने ईरान के खिलाफ 12 दिनों की जंग छेड़ी थी। इस बार भी वो बार बार तेहरान को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर बातचीत के बावजूद परमाणु समझौता नहीं होता है तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई करेगा। और यही सबसे बड़ा डर है जो ईरान को लेकर अब पूरी दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। अगर एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर बात बन भी जाती, जैसा लग रहा था कि एक कंसोर्टियम ऑफ पावर होगा या वो अपने 60% एनरिचमेंट को कम कर देगा या जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको रशिया को भेज देगा, तो भी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती? क्या इजराइल इसे मान लेता? इजराइल की तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी एग्जिस्टेंस के लिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल खतरा है, खासतौर पे लॉन्ग रेंज। उसने तो कहा है कि 300 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल अगर होगी तो अमेरिका साथ दे या ना दे, मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा। यानी कि स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ये दोनों पक्ष यानी कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे से डर भी रहे हैं, लड़ना भी चाहते हैं, टाइम भी बाय कर रहे हैं ताकि ये अपनी अपनी ताकत को बढ़ा सके। ऐसा लगता है कि बाबा गंगा की भविष्यवाणी सही होने वाली है। ईरान अब अपने न्यूक्लियर जखीरे को एटम बम बनाने के लिए प्रस्तुत नहीं होगा, ऐसा उसने कहा है। इसी तरह से ईरान ने यह भी कहा है कि वह अपने यूरेनियम के जो भंडार हैं, जिसकी शुद्धिकरण उसने 60% तक कर ली थी, उसको वह मिश्रित करके उसकी शुद्धिकरण को कम करके 10% तक ले आएगा। लेकिन हाँ, ईरान चाहता है कि इसी के बदले अमेरिका ने जो ईरान पर इतने सारे आर्थिक और व्यापारिक सैंक्शंस लगाए हैं, अमेरिका उनको भी एक एक करके हटा ले। तो ऐसे में बातचीत की प्रक्रिया आगे चल रही है और अमेरिका का इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया। ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ी तैयारी में अब मुफ्तला अमेरिका हो चुका है। बड़ी बात यह भी है कि आने वाले वक्त में 72 घंटे में क्या ईरान पर हमला होगा। फौजी जमावड़ा बढ़ा दिया गया है, वॉरशिप तैनात कर दी गई हैं, हवाई जो बेड़ा है वो भी एक्टिव है। क्या अमेरिका ने अब तय कर लिया है कि न्यूक्लियर डील पर बातचीत नहीं हुई तो वक्त हमले का है? देश के सवाल का वक्त हो चला है। जी हाँ, देश का सवाल जिस पर अगले 1 घंटे लगातार हम चर्चा करने जा रहे हैं और उन सवालों से अपने पैनल के जरिए हम ईरान का हालते हाजरा समझने की कोशिश करेंगे। क्या रमजान के महीने में ईरान पर हमला करने जा रहा है अमेरिका? ये बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे अपनी डिबेट के दौरान, एयरफोर्स की हैवी डिप्लॉयमेंट क्या सिर्फ ईरान को डराने के लिए है या सिर्फ ये डराने के बजाय हमले की तैयारी कहा जाए? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। एटॉमिक वेपन पर बातचीत फेल होने का मतलब क्या? अब जंग तय समझिए, क्या जंग होने वाली है? सवाल नंबर 4, अगले 72 घंटों के भीतर क्या ईरान पर हमला होने वाला है? यह सवाल बहुत अहम है, यह भी अपने डिफेंस एक्सपर्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे। 5वां सवाल, क्या खामनेई की हत्या के बाद बदलेगी ईरान की सत्ता? क्योंकि जीते जी खामनेई की सत्ता बदलने वाली नहीं है। तो क्या वक्त आ गया है कि अब खामनेई की हत्या हो और उसके बाद सत्ता बदली जाए? इससे पहले कि हम आपको डिटेल बताएं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ईरान पर हमले की जो उल्टी गिनती शुरू हुई है, आखिरकार उस गिनती का क्या प्रारूप है, किस तरह से वो गिनती अब आप सबको हम समझाने जा रहे हैं। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में सेना की बड़ी तैनाती हुई है। क्या है ये ग्राफिक, क्या ये डिटेल, आपको हम बताने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और समझिए कि अब ईरान पर जो होगा वो दुनिया देखने वाली है। वॉर प्रेप नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। वॉर प्रेप नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ अमेरिका कर रहा है ईरान पर हमले के लिए। जंगी जहाज, युद्धपोत, लड़ाकू विमान वहां पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं, यानी जंग की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। वॉर प्रेप 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे आने वाले वक्त में अब चीजें और खतरनाक होने जा रही हैं। हवा में फ्यूल भरने वाले विमान भी तैनात किए गए हैं। जी हाँ, वॉर प्रेप नंबर 4 आपको बताने जा रहे हैं। 13 युद्धपोत मिडिल ईस्ट में एक्टिव है, इसकी जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं। साथ ही साथ वॉर प्रेप
अगला जो वॉर प्रेप आपको बताने जा रहे हैं, 13 युद्धपोत मिडिल ईस्ट में एक्टिव हो गए और इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में अब जंग खतरनाक होने जा रही है। एयरक्राफ्ट करियर यूएस अब्राहम लिंकन भी वहां पर पहुंचा हुआ है और उसके पहुंचने का मतलब है कि अब जंग को लेकर जो प्रेप है बहुत ज्यादा खतरनाक है। एयरक्राफ्ट करियर यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी वहां पर मौजूद है। तीन एयरक्राफ्ट करियर वहां पर पहुंचे, यानी जंग की तैयारी से इसे जोड़कर देखा जाएगा। 9 डिस्ट्रॉयर, 3 लिटल कॉम्बैट शिप वहां पर पहुंचे हैं, यानी जब हमला हो तो हर तरफ से हमला हो। इसके अलावा F-35, F-22, F-15, F-16 जैसे जेट भी वहां पर मौजूद हैं जो ईरान पर हमला कर सकते हैं। B-2 बॉम्बर जो स्टिल्थ स्पिरिट बॉम्बर जेट है उसे भी वहां पर डिप्लॉय किया गया है। तो ये तैयारियां हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगले ग्राफिक के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है वहां पर और किस तरीके से अब ईरान की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि न्यूक्लियर डील पर बातचीत बन नहीं पाई। साथ ही साथ उनके जो आईसीबीएम्स का प्रोडक्शन था उस पर बातचीत थी। मैंने पीछे, प्लीज गिव मी अनदर ग्राफिक्स। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में अब मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका ने बातचीत के जरिए बहुत कोशिश की कि चीजें बेहतर हो जाए, लेकिन चीजें बेहतर नहीं हुई हैं। कहां कहां पर ईरान हमला करेगा, अब उसका वक्त आ गया है। आपको यह बताने जा रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका कहां कहां हमला करेगा। एक बड़े मैप के जरिए आपको मैं स्क्रीन पर बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से अब यह हमला बहुत प्रिसाइज होगा। हर इलाका वहां पर आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इन इलाकों में हम लोग आपके ग्राफिक के जरिए आपको हम बता रहे हैं। देखिए, बोनाब, तेहरान, वरामीन, मरीवन, लाविसान, फोर्डो, अराक, नतांज, इफ्सहान और संगन, बुशर और उसके बाद बंदर अब्बास पोर्ट है। जो ये इलाका जो आप देख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला इलाका, ये पूरा मुकम्मल मैप है। अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो ये पूरी डिटेल्स, ये पूरे इलाके हैं, यहां पर प्रिसाइज अटैक होगा, यहां पर प्रिसाइज हमला होगा और ये तमाम वही इलाके हैं जहां पर अमेरिका को और माफ कीजिएगा इजराइल को लगता है कि उनके न्यूक्लियर बेसेस हैं और इन इलाकों में हमला होगा तो समझिए ईरान में बचा आखिर क्या, क्योंकि पूरा जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान है ये पूरा देखिए तबाह और बर्बाद हो जाएगा। सेंट्रल पार्ट ऑफ ईरान जो है, जहां पे इफ्सहान सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है उनका, वहां पर बहुत बड़ा हमला करने की प्लानिंग अमेरिका कर रहा है। और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ने सिर्फ प्लानिंग नहीं की है, डिप्लॉयमेंट भी इन हमलों के हिसाब से कर दिया गया है। बंदर अब्बास एक बहुत क्रूशियल जगह है जहां पर ईरान की नेवी फ्लीट रहती है, यहां पर भी हमला किया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में नेवी भी हमले में शामिल ना हो पाए, नेवी एक्टिव ना हो पाए। तो ये तमाम लोकेशन लॉक कर ली है अमेरिका ने। इन इलाकों में हमला होगा और यह हमला बहुत खतरनाक होगा। अगले 72 घंटों में हमला हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है वो कौन कौन से जेट हैं जो स्ट्राइक करेंगे, जो हमला करेंगे ईरान के ऊपर, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। फाइटर जेट नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए F-35 से अटैक किया जाएगा। F-35 एक स्टिल्थ एयरक्राफ्ट है और ये बहुत खतरनाक होता है, इसको रडार पकड़ नहीं सकते हैं। अगला आपको जो फाइटर जेट बताने जा रहा है वो कैसे हमला करने वाला वो भी आपको बताएंगे। F-35 आपने देख लिया। F-22 रैप्टर जेट कहा जाता है इसे। ये भी एक फाइटर जेट है जिसका डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने ईरान के करीब कर दिया है और इसके जरिए भी हमला हो सकता है। इसके अलावा F-16 जो फाइटर जेट है उसके जरिए भी हमले की पूरी प्लानिंग चल रही है। आपके स्क्रीन पर ये F-16 आपको दिखाई भी दे रहा है, इसके जरिए हमला होगा। इसके अलावा जो 5वां खतरनाक जेट है B-2 बॉम्बर है, जिसे हम स्पिरिट स्टिल्थ कहते हैं, जो सबसे खतरनाक है, जो बंकर बस्टर बम्स को गिराता है। ये B-2 बॉम्बर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसके जरिए भी ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है। इसके अलावा थंडरबोल्ट जो जेट है, थंडरबोल्ट जेट के जरिए भी हमला होगा। ये बहुत खतरनाक फाइटर जेट है और इसका इस्तेमाल ज्यादातर जमीनी जो लड़ाई होती है उसके लिए किया जाता है। ये टैंक्स को और जो बख्तरबंद गाड़ियां होती है उनको निशाना बनाता है और बहुत नीचे से हमला करने में माहिर होता है। तो ये भी वहां पर डिप्लॉय किए गए थंडरबोल्ट जेट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये वो फाइटर जेट है जिसके जरिए ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। 4 बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान को समझाई है जंग से पहले। 72 घंटे के अंदर जंग शुरू हो सकती है। लेकिन जो बातें, जो धमकियां ट्रंप दे दी है, पहली धमकी देखिए क्या उन्होंने दी, बड़ी बात कही उन्होंने, ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह होंगे। ये बात उन्होंने कही है कि हम छोड़ेंगे नहीं एक भी न्यूक्लियर साइट को। दूसरी बड़ी बात जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हमले का मकसद दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना है। जो दूसरी बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, हमले का मकसद दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना है। तीसरी बड़ी बात, अब शांति हो गया, ईरान नक्शे से मिट जाएगा, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। और चौथी बड़ी बात, शर्त नहीं मानना ईरान की बर्बादी की वजह बनेगी। तो ट्रंप ये बातें कह रहे हैं और इन बातों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से अब ईरान का जो हालत हाजरा है वो खराब होने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दे दी है। इसके अलावा देखिए, ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ अब चीन और रशिया भी इस जंग में कूद पड़े हैं। जी हां, पुतिन भी धमकी दे रहे हैं। पुतिन क्या कह रहे हैं, रशिया क्या कह रहा है, उनका रिएक्शन बता दिए। रिएक्शन नंबर 1,
विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को धमकी दी है। धमकी क्या दी है? ईरान पर किसी भी नए हमले के गंभीर नतीजे होंगे, उन नतीजों से भुगतने के लिए तैयार रहिए। तीसरा रिएक्शन क्या रशिया का आया है? सैन्य कार्रवाई से बड़ा संकट इलाके में पैदा हो सकता है, तो हमले की तो सोचिएगा भी मत। रिएक्शन नंबर 4 आपको बता दें, सैन्य कार्रवाई से हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे, यह बात रशिया कह रहा है अमेरिका को। इसके अलावा पांचवा रिएक्शन जो रूस का आया, वो कह रहा है हर कोई समझता है कि ये आग से खेलना होगा, यानी ईरान पर हमला करना आग से खेलने के बराबर है। रूस का अगला रिएक्शन जो छठवां रिएक्शन है, एनपीटी के तहत शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का सभी को अधिकार है, ईरान को भी अधिकार है, इसलिए एनपीटी फॉलो करिए, ईरान को भी फॉलो कर दिए। जबरन सैंक्शन लगाकर वहां पर तबाही मत मचाइए, जंग मत शुरू करिए, क्योंकि इसके जरिए तमाम दिक्कतें सामने आएंगी और वो जो आग होगी जंग की, वो पूरी मिडिल ईस्ट को नहीं, पूरी दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जाएगी, पूरी दुनिया में अशांति फैलाएगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे और तमाम एक्सपर्ट से हम पूछेंगे भी कि आखिर क्या हालत हाजरा होने जा रहा है, जिस तरह की डिप्लॉयमेंट है, जिस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। मेरे साथ एम्बेसडर गौरी शंकर साहब हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व राजनयिक हैं। ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, डिफेंस एक्सपर्ट है, इनके जरिए हम सामरिक विषयों पर चर्चा करेंगे। अरविंद सिंह तेजावत साहब मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब मेरे साथ हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं, बहुत करीब से ईरान को ट्रैक कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जो स्थितियां अभी बन रही हैं, अभी हम कल बात कर रहे थे और फिरोज भाई भी थे 2 दिन पहले, तो कह रहे थे हमें तो ऐसा लग रहा है कि तनाव होगा, लेकिन रमजान के वक्त हमला नहीं होगा, या सिर्फ ये दबाव बनाने की राजनीति है। अमेरिका को पता है कि ईरान पर हमला हुआ तो क्रूड की सप्लाई और सेल पर बहुत असर पड़ेगा, और ईरान ने एक डील भी दी है अमेरिका को, तो हो सकता है उस डील के जरिए चीजें बेहतर हो जाए। लेकिन सर अब 72-74 घंटे का एक प्लान लीक हुआ है अमेरिका का, और वो कह रहे हैं कि भाई हम तो मारने वाले हैं इनको। आपका प्रेडिक्शन क्या है सर? जी पहली बात तो इन सब बातों में प्रेडिक्शन नहीं होता, राइट। ये प्रॉपर असेसमेंट किया जाएगा कि आप एक ऑफेंसिव या डिफेंसिव ऑपरेशन करना चाहते हैं और उसका सामरिक दृष्टि से असर क्या होगा दुनिया के ऊपर, न केवल डिफेंस के लिहाज से बल्कि पॉलिटिक्स, ट्रेड और सोसाइटी सब पर असर होता है। न केवल ईरान पर बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट पे असर होता है। Right, sir. इसका वॉशिंगटन के अंदर उनकी पॉलिटिक्स पे असर होता है। तो कहना बहुत आसान है कि जी हम तैयार हो गए हैं, और जिस तरह जमावड़ा हो रहा है डेफिनेटली ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है जिस हिसाब से डिप्लॉयमेंट दिखाया जा रहा है। और चूंकि ऐसा डिप्लॉयमेंट पिछले साल के मुताबिक हो गया है तकरीबन, और यह बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता क्योंकि इसका भी इफेक्ट होता है। फिर अगर ये कहता है जी मैं 72 घंटे में हमला करूंगा, ऐसा करेंगे, तो रूबियो साहब अभी इजराइल गए हैं। जेनेवा के अंदर अभी ये वार्ता हुई जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वार्ता आगे बढ़ रही है। Right, और sir. इन सब बातों के अंदर हमला करें, ईरान के सैंक्शन छोड़े, जो आपने भी बताया कि रशिया भी खुलकर के सामने आ गया है, ईरान सामने आ रहा है, तो हालात काफी पेचीदा हो रहे हैं। जहां तक रक्षा नीति का सवाल है, उस लिहाज से जैसा कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्रीफ किया गया उनके सेना के प्रतिनिधियों द्वारा, कमांडर्स द्वारा, कि फोर्सेस तैयार हैं। नाउ द डिसीजन इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। अमेरिका डिसीजन ले, प्रेसिडेंट ट्रंप डिसीजन ले, और उसके बाद में अगर ये कहते हैं जी हम ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। फिर तैयार रहे अमित कि जो होगा उसके लिए अमेरिका भी भुगतेगा, ईरान भी भुगतेगा। ये बात तय है कि अगर ये ऑफेंसिव होता है तो जो टारगेट्स आपने बताए, ईरान को तहस नहस किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। खमेनी को हटाया जा सकता है इस दुनिया से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हटाने से क्या ये सब प्रतिबंध हट जाएंगे? क्या शांति आ जाएगी? इस बात पर सवाल करना बहुत जरूरी है। और अगर आंसर हां मिलता है तो मैं चाणक्य के साथ है, साम की नीति अपनाई जाए। ठीक है, तेजावत साहब के पास जा रहा हूं। सर, अभी जिस तरह का एस्केलेशन हो रहा है और बहुत हीटअप हो रहा है मामला वहां पे खाड़ी देशों में, क्योंकि 72-74 घंटे का प्लान है कि किल लिस्ट तैयार हो गई है, खामनेई सत्ता से हटेंगे नहीं तो बिना मारे उनको काम होगा नहीं, बूट्स ऑन ग्राउंड होना नहीं, जमीन पर जाकर ऑपरेशन अमेरिका करेगा नहीं। तो इतना ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट अभी भी मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, और मैं फिरोज भाई के पास भी जाऊंगा, एम्बेसडर साहब भी हैं, क्या अभी भी सिर्फ दबाव बनाने के लिए इतना हैवी डिप्लॉयमेंट हो रहा है? 3-3 वॉरशिप वहां पर आपकी पहुंच गई हैं, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, 50 से ज्यादा फाइटर जेट आपने डिप्लॉय कर दिए हैं सर।
इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं राइट अमित सर। साहब। हम्म। जैसे कि सीरिया में जो इनकी जो जितने भी सोल्जर्स थे, हम्म। इनको भी उन्होंने शिफ्ट करके ईरान की तरफ कर लिया है। या कि बहुत सारी तमाम चीजें हैं जो आपने बताया, और उसके अलावा भी सारी चीजों को अगर हम इकट्ठा करके करें तो लगता यही है कि शायद हमला होने वाला है। जी। और एक दूसरा कारण, अगर हमला नहीं होता है तो एक फायदा तो अमेरिका को हो ही रहा है कि उनके जितने भी जो हथियार बेचने वाले जितने भी जो वहां पे है, उनके आप शेयर्स देखिए अभी उछाल पर है। जबरदस्त तरीके से वो लोग पैसा कमा रहे हैं, और यह भी पता चला है कि उनमें बहुत सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो यूएस प्रेसिडेंट है, उनके या उनके रिलेटिव्स किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व है। एपिस्टिन फाइल वाला मामला है ही, तो एक तरीके से वह भी घरेलू राजनीति से अपना ध्यान भटकाने, और नेतन्याहू साहब पर भी चार चार करप्शन के केस लगे हुए हैं। तो कारण कुछ भी हो सकता है, एक तो निजी स्वार्थ भी हो सकता है, और उसके कारण पूरी दुनिया को किया जा सकता है। रूस ने जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी है, उसकी उम्मीद हम में से कोई कर नहीं रहा था, और उसके बावजूद उसने वहां पे जो नौसेना का अभ्यास जो वहां पे शुरू किया है, उससे भी ये लग रहा है कि रूस को भी ये आशंका है कि हाँ, लड़ाई तो हो सकती है। ये तमाम चीजें हैं जो कि ये लगता है कि लड़ाई होगी। और जो अभी राजपुरोहित साहब ने जो बात कही कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि बात में प्रगति चल रही है, इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तो यूएस की तरफ से आ रहा है कि बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, और ईरान कह रहा है कि ज्यादा प्रगति हुई है। इसके पीछे राजनीति ये है कि ईरान बातचीत को हर बार वहां पे ले जाके छोड़ देना चाहता है जहां की लगे कि अब समझौता होने ही वाला है। इसका कारण ईरान को लड़ाई का तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। एक और बात, ईरान ने जो कंक्रीट के जो भी बनाने होते हैं कंस्ट्रक्शंस वगैरह, जो बहुत डीपर तरीके के बंकर का ही एक तरीके का वो रूप होता है, जहाँ पे इस तरीके के डिस्ट्रक्शन का असर कम होता है, वो भी शुरू कर दिया है। तो एकदम बस लड़ाई के करीब ही हैं। होती है या नहीं होती है, ये एक अलग मसला है अमित साहब। ठीक है, ठीक है, बेहतर है सर। मजहर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये वॉर एस्केलेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं इजराइल, अमेरिका और ईरान? आपको अभी भी लगता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और ये सब चीज़ें करके ट्रम्प दबाव बढ़ा रहा है सिर्फ वहाँ पर, और वो ये सिचुएशन क्रिएट करने में लगे हुए हैं कि भाई इतना दबाव बना दो, इतना दबाव बना दो, जो न्यूक्लियर डील को लेकर रजामंदी की कोशिश हो रही है, आईसीबीएम प्रोडक्शन की बात हो रही है, इन्रिचमेंट की जो बात हो रही है, जो ईरान सिरे से खारिज कर चुका कि हम नहीं करेंगे। तो क्या अभी भी दबाव के लिए सब कुछ हो रहा है सर? आपको ऐसा लगता है? नमस्कार अमित जी। प्रणाम सर। नमस्कार सभी को पैनलिस्ट को। सर नमस्कार। देखिए, आप जान रहे हैं कि सिचुएशन काफी नाजुक बन रही है धीरे धीरे। राइट सर। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां जा चुके हैं। राइट अब सर। आप किसी बड़ी आर्मी को कहेंगे कि आप युद्ध के लिए पूरी तैयारी कर लीजिए, नेचुरली वो पूरी तैयारी करेंगे। उनको जो जो एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं, जो जो एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, जो मिसाइल्स करनी है, सबमरीन्स को डिप्लॉय करना है, डिस्ट्रॉयर्स को लगाना है, फ्रिगेट्स को भेजना है, जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट है, वो पूरा करेंगे। नेचुरली आर्मी कोई इसमें ये दिखाना नहीं चाहेगी कि हम ढीले हैं। तो पूरी तैयारी यूएस आर्मी की तरफ से है। पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो डिपेंड करेगा पॉलिटिकल लीडरशिप पे, प्रेसिडेंट ट्रम्प पे। नाउ पॉलिटिकल डिसीजन इतना आसान मेरे को नजर नहीं आता है। राइट सर। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि क्या वार करके यूएस ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहता जैसा वो अफगानिस्तान में और उसके पहले इराक में वो फंसा हुआ था काफी अरसे से। सिचुएशन इंप्रूव होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। क्या स्ट्राइक के बाद सिचुएशन या वार के बाद सिचुएशन इंप्रूव होगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या उस रीजन के जो गल्फ काउंसिल के मेंबर हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, क्या वो यूएस के इन्वेजन को सपोर्ट करेंगे? दैट इज बिग क्वेश्चन। तीसरा, चाइना और रशिया का रिएक्शन भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आया है। क्या वो उसको अपोज करेंगे? क्या ये वार जो है वो ज्यादा एस्केलेट नहीं हो जाएगा? तो मेरे को इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कोई लार्ज स्केल वॉर अभी नहीं होगा। अभी मैं तो डिप्लोमेट हूं, मैं डिप्लोमेसी में विश्वास करता हूं। जी। जो आर्मी वाले लोग हैं वो शायद आर्म फोर्सेज में ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि डिप्लोमेसी को और चांस दिया जाएगा। अभी तक ये जो चर्चा चल रही है कि एक रिटर्न टैक्स तैयार हो रहा है जी। और वो टैक्स दोनों साइड्स के पास भेजा जाएगा,
और दोनों साइड्स उस टेक्स्ट के बाद डिटेल्ड नेगोशिएशन करके अगर एग्री हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली ये विड्रॉ कर लिया जाएगा। अगर उस पे एग्री नहीं होते हैं तो फिर क्वेश्चन उठेगा कि क्या फुल स्केल वार किया जाए या लिमिटेड स्ट्राइक की जाए। मेरे विचार से लिमिटेड स्ट्राइक का ऑप्शन अमेरिका के पास है। वो ये चाहेगा कि जो इनके मिसाइल कैपेबिलिटीज है, जो इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाए। जो इनकी जो इनके जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके गार्ड्स की ताकत को कम किया जाए, और अगर हो सके तो खमेनी को जो है उसको बंदी बना लिया जाए या उसको खत्म कर दिया जाए। अगर ये ऑब्जेक्टिव होगा जी बाद में, अगर जी टॉक्स पूरी तरह से फेल हो जाती हैं तो ये ऑब्जेक्टिव होगा। फुल स्केल वॉर मैं नहीं देखता अभी भी, क्योंकि अमेरिका पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रम्प हमेशा ये कह रहे हैं कि वो और वार नहीं चाहते हैं, वो लोगों को मारना नहीं चाहते हैं। मैं कुछ हद तक उसको बिलीव कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो यूक्रेन युद्ध में कहा है कि हजारों लोग रोज मारे जा रहे हैं, तो ये सिचुएशन यहाँ भी आ सकती है अगर फुल स्केल वार होता है तो मेरा मानना यह है कि अभी डायलॉग और डिप्लोमेसी को एक दो चांस मिलेंगे, थर्ड राउंड होगा, और थर्ड राउंड के बाद भी अगर फेल होती है तो लिमिटेड स्ट्राइक का ऑप्शन अमेरिका के पास है, और मेरे को लगता है कि वो ऑप्शन वो एक्सरसाइज करेंगे। और उस ऑप्शन में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, मिसाइल इंस्टॉलेशंस, और खामेनी का खुद का बंकर और जो उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं वो उनके टारगेट पे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं फुल स्केल वॉर को एनविसाज अभी भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वार जो है बड़ा डिवास्टेटिंग हो सकता है। ये विश्व युद्ध के रूप में भी परिणित हो सकता है। हो सकता है चाइना और रशिया कुछ हद तक उसमें आ जाए, राइट सर। क्योंकि एक चिंगारी जब एक बार भड़क जाती है तो पता नहीं कब आग का रूप ले ले, कोई उसको कह नहीं सकता। राइट सर। ठीक है फिरोज साहब, आपको भी अभी लग रहा है जो आप मेजर साहब कह रहे हैं कि अमित अभी फुल फ्लेज वॉर की सिचुएशन तो नहीं बन रही है, अभी भी डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हुए हैं और डिप्लोमेटिकली इस चीज को हैंडल किया जा सकता है? फिरोज साहब। फिरोज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही आवाज, बाबुलंद आ रही है सर। मेरा सवाल ये था कि जो हाँ, तो मेजर बहुत साहब बहुत कह रहे हैं, शुक्रिया। फिरोज भाई, क्या आपको भी लगता जी है कि जी अभी सिचुएशन बातचीत के जरिए रिजॉल्व होने की लग रही है आपको? देखिए, मैंने अपने सभी एक्सपर्ट्स को सुना। हम्म। उसमें पुरोहित साहब भी थे और एम्बेसडर गौरी शंकर भी थे और तेजावत साहब भी थे। हम्म। ये अपने अपने फील्ड के जबरदस्त एक्सपर्ट्स हैं। हम्म। और इनको सुनने के बाद मैं, देखिए, इनको दोहराऊंगा नहीं। बहुत से जो व्यूज मेरे थे वो दे एक्चुअली स्पोक द वर्ड्स इन माय माउथ। कोई बात नहीं, ऐसा होता है डिस्कशन में जो लास्ट में बोलता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा फ्लूइड है। राइट सर। हमारे यहाँ से देखिए, एक एक तो मैं तो एक आम आदमी हूँ, बाकी सब एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो एम्बेसडर साहब हो या हमारे वॉर एक्सपर्ट्स हो। लेकिन सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है और हम चारों में से, बल्कि आप भी अमित जी, कुछ कह नहीं सकते कि अगले 72 में क्या हो, क्योंकि वॉर जाएगा, 72 घंटे में कुछ हो जाएगा। बाकी जो होने वाली चीज होती है वो तभी उसको टैकल किया जाता है, तभी वो मैनेज किया जाता है। तो अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं जरूर इसमें कहना चाहूंगा, जी जो शुरू शुरू में पुरोहित साहब ने कही थी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन है, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है, और तीसरा यूएसएस जॉर्ज जॉर्ज वॉशिंगटन डब्ल्यू है, और बुश। एक और इन्होंने भेजा है, हैरी ट्रूमैन। जी जी, हैरी एस ट्रूमैन। ये सारे यहाँ जमा हो गए, रेड सी पता नहीं कहाँ कहाँ जमा हो गए। तो वॉर की तैयारी तो देखिए पूरी है यूएस की तरफ से, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं ट्रम्प साहब, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो कह रहे हैं हम दुनिया में शांति चाहते हैं, और ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं ये मतलब किसी को नहीं बनाने चाहिए। ये बड़ा अजीब सी चीज है, एक करोलरी है। जो मतलब आप ये देखिए कि ईरान ने तो पहले ही कह दिया कि हम एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाएंगे, हम एटम की ताकत को हम रिएक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे पानी को साफ करने के लिए, जो पीसफुल पर्पसेस के लिए। तो अगर ये चाहते हैं कि उनका सारा जितना भी यूरेनियम है वो 20% पे आ जाए, 0% पे आ जाए, वो करने को तैयार है। मगर आप इसराइल से भी तो कहिए ना, एटॉमिक वॉरहेड्स उसके पास भी हैं।
आपके पास खुद के पास है। तो ये कि दूसरे का खून पानी, आपका खून ये चीजें जो है ये ठीक नहीं है। लेकिन राइट। फिर भी मैं कहूंगा शुरू बस आखिर में मैं 2 सेकंड और लूंगा। नहीं, पूरा वक्त लीजिए फिरोज भाई, पूरा वक्त लीजिए, पूरा वक्त लीजिए, समझाइए हाँ, नहीं, ठीक इत्मीनान है, से। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। पिछली बार जो हमारी बात हुई थी, फॉर्मर एम्बेसडर डिप्लोमेट हमारे सुरेश गोयल साहब ने जी। एक बड़ी कायदे की बात कही थी जो मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा था कि वॉर जो है बहुत खर्चे की चीज है। इतना खर्चा यूएस ने अभी कर दिया, इतना ईरान ने कर दिया, लेकिन जब वॉर होगी तो इससे हजारों लाखों गुना खर्चा आएगा। तो ये राइट। बात यूएस को भी पता है, ये बात ईरान को भी पता है। कोशिश यही करेंगे, जैसे अभी गौरीशंकर साहब ने भी कहा, कि इसको लेंथन करें, इसको मतलब इसको अभी कुछ कोशिश करें कि भाई जितना भी टाइम इसमें निकल सकता है, और दोनों तरफ तैयारी तो हो ही रही है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका अगर 76 घंटे में या 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में, 1 महीने में अटैक करता है, तो रमजान का जो महीना है इसमें अटैक करके यूएसए को बहुत ज्यादा बदनामी मिलेगी। आज तक जो उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे अपना बॉम्ब फेंका था, लिटिल बॉम्ब जो भी उसका नाम था, एटॉमिक बॉम्ब, वो उससे उबर के नहीं आया है, और उसकी दादागिरी, हिटलरवाद की इमेज अभी भी बनी हुई है। हम अमेरिका के दुश्मन नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप दोगलापन क्यों कर रहे हो? जो चीज आप अपने लिए चाह रहे हो वही दूसरों राइट। के लिए रखो। ईरान को आप क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? राइट। ठीक है, ईरान तो आपका अटैक नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर ईरान पे अटैक हुआ, चाहे वो लिमिटेड हो, अगर लिमिटेड अटैक भी हुआ, तो ईरान ने कह रखा है, हम इसे लिमिटेड नहीं लेंगे, हम सारी बेसिस पे अटैक करेंगे, हम इसराइल को भी बर्बाद कर देंगे। इसराइल भी एक कंट्री है, वहां भी आम आदमी रहता है, चाहे वो ज्यू हो, अरब जी। हो, मुसलमान हो। ये बर्बादी की चीजों से ये बड़े बड़े लोग हैं, दुनिया को चला रहे हैं, इनको सबक लेना चाहिए हमारे वजीर आजम मोदी साहब से। ठीक है, क्योंकि देखिए वो बांग्लादेश में अटैक कर सकते थे, पाकिस्तान में सिंधु टू उन्होंने किया नहीं, वो कर सकते थे। लड़ाई में कुछ नहीं रखा, लड़ाई में नुकसान है, जानो माल का नुकसान है, और इससे बचना चाहिए। जी अमित सिंह साहब। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल ये भी था, जैसे फिरोज भाई बता भी रहे हैं कि भाई ईरान से आपको क्या दिक्कत है, दुनिया भर में इतने सारे मुल्क हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, सऊदी अरब भी कोशिश कर ही रहा है खरीदने की पाकिस्तान के जरिए, बहरहाल वो अलहदा मसला है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ईरान के ऊपर हमले की वजह सिर्फ उसका परमाणु हथियार नहीं ब्रिगेडियर साहब, वो जो प्रॉक्सीज को फंड करता है, हिजबुल्लाह, हूतीज, हमास को फंडिंग है। इसके अलावा लश्कर तैयबा जैसे जो आतंकवादी संगठन है और जो जिहादी संगठन है बहुत खतरनाक, जिनसे अमेरिका बहुत कांपता है, तो वो भी उनके लिए भी एक सेफ हेवन ईरान बना हुआ है। इसके अलावा उस पूरे खित्ते में वो जो मिडिल ईस्ट वाला इलाका है, सबको पता है कि ईरान सबसे पावरफुल मुल्क है, क्योंकि उसके पास मिसाइल सबसे ज़्यादा है, उसके पास वॉर टेक्नोलॉजी बाकी मुल्कों के मुकाबले ज़्यादा। और कहीं ना कहीं ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये लगता है, तेजौत साहब मैं आपसे पूछूंगा ये सवाल ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरब जैसे मुल्क और बाकी खाड़ी के देश चाहते हैं कि अमेरिका हमला करे ईरान पर, क्योंकि ईरान जितनी मजबूती से खड़ा हुआ है, चाहे अपनी एटॉमिक एनर्जी को लेकर, चाहे अपने आईसीबीएम्स को लेकर, मिसाइल को लेकर, बाकी खाड़ी के देश बहुत डरते हैं ईरान से। और मुझे लगता है ये सब चाहते हैं कि ईरान को मारे अमेरिका, ताकि वो कमजोर हो जाए, फ्रेजाइल हो जाए। ब्रिगेडियर साहब। जी जी जी, इस बात को अगर आप असेसमेंट करें और देखें कि आखिर ये मुद्दा चल क्या रहा है, जी। जहां तक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात है, तो अमेरिका इराक में भी नहीं ढूंढ पाया था और उन्होंने पूरे इराक को बर्बाद कर दिया। जी। रिजल्ट आज की तारीख में क्या हुआ कि वो उसका तेल बेच रहा है, उसके हथियार बिक रहे हैं। तो हथियार और तेल तो उनके लिए बिजनेस है, पहला मुद्दा। दूसरा, ईरान इस इलाके में एक किस्म का, बुरा नहीं मानिएगा अगर मैं कहूं, ये गुंडागिरी कर रहा है। जैसा आपने बताया, इसके जो प्रॉक्सीज हैं, इनके जरिए इसने पूरे इलाके के अंदर अशांति फैला रखी है, जिसके मेरे ख्याल से सभी खिलाफ होंगे, और इनको अभी भी ये लोग पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए हैं। तीसरा, इनकी अपनी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है वो रूस और ईरान की मदद से अच्छी खासी मजबूत है। जितनी भी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है, ये सब उनकी जरिए चल रहा है। तो जो ईरान अपनी स्ट्राइक की बात कर रहा है, लिमिटेड कैपेबिलिटी की बात कर रहा है, वो इसी बेसिस पे कर रहा है। तो अब बात ये रह जाती है कि जी अगर आप धर्मशास्त्र की बात करें और कहें जी ईरान बहुत रावण प्रकृति का देश है और इसे नष्ट कर देना चाहिए, ये एक बात है। लेकिन अगर इसकी प्रकृति को हमने चेंज करना है तो इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। साम दाम और भेद का ही अगर इस्तेमाल किया जाए तब भी ये सब कवर किया जा सकता है। और जहां तक अमेरिका का और ये जमावड़े का हिसाब किताब है, इसको आप अगर आप
सामरिक दृष्टि पे देखें तो ये बहुत ही सीरियस नोट है, वेरी वेरी सीरियस। मैं गौरी शंकर साहब की बात से सहमत हूं कि फुल फ्लेजेड वॉर ना होकर के ये एक लिमिटेड वॉर हो एक सकता है, प्रिसाइज इलाकों में हमले होंगे। हाँ। जिसमें दोनों पार्टी अपनी अपनी इज्जत भी बचा ले और सो कॉल्ड जो डिस्ट्रक्शन उन्होंने करना वो भी करके दिखा दे। अमित जी, ठीक है तेजौत साहब, जिस तरह की बातें अम्बेसडर साहब कह रहे हैं और फिरोज साहब भी कह रहे हैं, अभी जिस तरह का वॉर प्रेप चल रही है, इतने सारे डिप्लॉयमेंट्स हैं, वॉरशिप्स इतनी पहुंच गई हैं, और क्योंकि अमेरिका के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका जब तक हमला नहीं करता, जब तक नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको लगता है उसका नैरेटिव नहीं सध रहा है। ये गुंडागर्दी, दादागिरी वाली जो इमेज उसकी पिछले 50-60 सालों में, चाहे आप निक्सन को ले लीजिए, चाहे और भी राष्ट्रपति जो वहां रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं अब्राहम लिंकन से काउंट करिए सर आप, तो अमेरिका का वेस्टर्न वर्ल्ड पे जो दबदबा बनाने की कोशिश थी, उस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की जो आग उसके अंदर है, वो आग लगातार पूरी दुनिया में फैल रही है। वेनेजुएला तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सर। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि अटैक प्रिसाइज होगा, लेकिन अमेरिका 19 साबित नहीं होगा, क्योंकि इतनी तैयारियां कर ली हैं, इतना हो हल्ला हो गया है, तो अटैक तो होना है। अभी नहीं हो, हफ्ते भर के बाद हो, लेकिन होगा तो जरूर। तेजावत साहब, देखिए अमित साहब, ऊपरी तौर पे देखने में लगता है कि अटैक होने से फायदा है, काफी लोगों को फायदा है, खासकर जो अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो अगर उन लोगों के फायदे की बात होगी तब तो अटैक होगा। और दूसरी बात ये कि जो अमेरिकन काउंटर पार्ट्स है, उन्होंने तो ये साफ साफ बोल भी दिया है कि ये लिमिटेड नहीं होगा, ये हफ्ते भर इसका चलेगी जंग। जो हाँ, हफ्ते भर 10 दिन चलेगी। हाँ, वो कह रहे हैं कि हाँ जबरदस्त होगा और हम रुकेंगे नहीं थोड़ी देर के लिए भी। अच्छा, जो बहुत ही जो इंपीरियलिज्म और नियो इंपीरियलिज्म को जो बहुत करीब से देखते आ रहे हैं, जी। उनको ये अच्छे से पता है कि जब तक जो सोवियत संघ की तरफ से उनको खतरा था, तब तक अमेरिकन इंपीरियलिज्म पे कंट्रोल था। अब क्योंकि उनके सामने कोई है नहीं, दरअसल अगर चीन और अमेरिका की भी इकोनॉमी और हर तरीके की साइज वगैरह हर सब चीज में देख ले, तब भी वो अमेरिका उन पे दुगना ही पड़ता है। यहाँ के रूस और अगर चीन दोनों भी मिलके अगर उनकी नेवी आ जाए, तो मुझे लगता है कि अमेरिकन नेवी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है ये दोनों ही। तो ऐसे में अमेरिका के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर उन्होंने लेट किया तो वो कितने साइंटिस्ट और मारेंगे, जैसे कि इसराइल ने ईरानियन साइंटिस्ट को मारा, जी। फिर उन्होंने वहां पे हमले भी किए, उसके बावजूद वो परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद नहीं कर पाए। और वो नहीं कर पाए, अगर उन्होंने अब ढील दी तो मुझे नहीं लगता कि वो भविष्य में कभी भी ईरान पे कंट्रोल कर पाएंगे या कुछ कर पाएंगे, ऐसी स्थिति में ही नहीं है। तो अमेरिका को खासकर ये पॉलिटिकल डिसीजन, खासकर वहां के पॉलिटिशियंस, वहां के डिप्लोमेट्स, उन्हीं को ये सब कुछ लेना है कि वो चाहते क्या हैं, आगे की दुनिया में अपना दबदबा चाहते हैं या शांति से मल्टीपोलर वर्ल्ड को होते हुए देखना चाहते हैं। तो ये नियो इंपीरियलिज्म की खासियत है, मुझे लगता है कि यह अपने ही विरोधाभास से खत्म होगा। अमित साहब जी। अम्बेसडर साहब, अभी डिप्लोमेटिक रास्तों की बात आप कर रहे थे, तो 2-3 चीज़ें जो अभी पटल पे दिखाई दे रही हैं अम्बेसडर साहब। एक तो ये कि जो डील की पेशकश ईरान ने की है अमेरिका को कि भाई हम आपके फाइटर जेट खरीद सकते हैं, हम क्रूड पर बातचीत कर लें, मिनरल्स पर बातचीत कर लें, वो कह रहे हैं कि और भी जैसे खाड़ी के मुल्कों के साथ आपके डिप्लोमेटिक रिश्ते अच्छे हैं, ईरान के साथ क्यों नहीं हो सकते। और तीसरे राउंड की बातचीत के लिए भी अब तस्वीरें बनने लगी हैं, जैसे कि स्पेशल टेक्सटिंग की तैयारी हो रही है कि स्पेशल टेक्स्ट होगा, दोनों पार्टीज को भेजा जाएगा, दे विल स्टडी इट एंड उसके बाद उस पर रिएक्ट करेंगे, उस पर जवाब देंगे। आपको लग रहा है कि अभी बातचीत के जरिए इस एस्केलेशन को क्या रोका जा सकता है? क्या अमेरिका का ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा बातचीत के जरिए? अम्बेसडर साहब। अमित जी, मेरा ऐसा मानना है कि अभी डेफिनेटली एक राउंड ऑफ टॉक तो होगा, ओके। एक टेक्स्ट बनेगा ओके। और टेक्स्ट को दोनों साइड एग्री करने की कोशिश करेंगे। राइट। अगर उस पे एग्रीमेंट अगर नहीं होता है तो हो सकता है फिर डिप्लोमेटिक रूट को खत्म कर दिया जाए और मिलिट्री रूट को अडॉप्ट किया जाए, लेकिन वो अभी कम से कम 1 सप्ताह का समय उसमें लग सकता है, क्योंकि जो टॉक्स जेनेवा में है उसमें अभी टेक्स्ट तैयार हो रहा है। तो अगले 1-2 दिन में टेक्स्ट तैयार होगा, फिर 1-2 दिन में उसके ऊपर डिस्कशन होगा और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ेगी। लेकिन मेरे को लग रहा है अमेरिका के 4 मुख्य मुद्दे हैं। पहला तो है कि कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर वेपन्स, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो प्रोसेस को कहाँ तक वो रोकना चाहेंगे, वो क्लियर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की इनकी मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर बैन लगेगा। तीसरी चीज ये है कि जो ये फंडिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कर रहे हैं, हमास को कर रहे हैं, हुतीज को कर रहे हैं, हिजबुल्लाह को कर रहे हैं, उसके ऊपर बैन लगेगा। और चौथा जो है वो ये है कि जो इंटरनल
सिचुएशन है ईरान में, उसके ऊपर जो रिप्रेसिव टैक्टिक्स हैं बहुत ज्यादा, उनको थोड़ा कम, मतलब उनको थोड़ा सा कम किया जाना चाहिए। उनके ऊपर जो इंटरनल अभी इतने डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे, अब आप डेमोन्स्ट्रेशन को ओपनली हजारों की तादाद में मार रहे हैं, वो चीज मेरे को लगता है कि रेज की जाएगी अमेरिका की तरफ से। और हो सकता है पांचवी चीज ये भी कि इजराइल की सुरक्षा की गारंटी की जाए। तो ये 4-5 इश्यूज मेरे को लग रहा है कि कोर इश्यूज है अमेरिका के लिए। इनमें से किस हद तक कॉम्प्रोमाइज ईरान कर पाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ। अगर और इश्यूज तो छोटे इश्यू हैं, चाहे वो रेयर अर्थ का मैटर हो, चाहे वो परचेज ऑफ वेपन्स हो, चाहे वो और चीजें हो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये 4-5 इश्यूज मेरे को लगता है कि कोर इश्यूज हैं। अगर इनके ऊपर ईरान कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, जैसे न्यूक्लियर इश्यू पे कहते हैं कि हम 30-40% पर रुक जाएंगे एनरिचमेंट पे, और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं डेवलप करेंगे, इजराइल के एग्जिस्टेंस को हम थ्रेट नहीं करेंगे, हिजबुल्ला और हुतीज और इनको हम फंडिंग नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट हो जाए और सिचुएशन आगे नहीं बढ़े। लेकिन अगर इनके ऊपर रिजनेबल एग्रीमेंट नहीं होता है, तो अमेरिका डेफिनेटली अपनी ताकत दिखाएगा और लिमिटेड रूप में एक आइडेंटिफाइड टारगेट्स के ऊपर अटैक करेगा, जैसे उसने पहले किया था, वो B-2 बम्बर से किया था इनकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उसके ऊपर। उसी तरह से इन्होंने पूरी इंटेलिजेंस गैदर की हुई है कि किस किस चीज पे अटैक करना है और किस रूप में करना है, क्योंकि अब ईरान के अंदर भी जासूस काफी हैं, इजराइल के भी हैं और अमेरिका के भी हैं। ईरानियन खुद सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईरानियन भी तंग आ चुके हैं, ये जो रिप्रेसिव रेजिम है ना खोमेनी का, राइट उससे सर, तंग आ चुके हैं राइट ईरानियन, सर। तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए मेरे को लगता है कि अगर ये टॉक्स अगले राउंड में फेल हो जाती हैं, तो लिमिटेड अटैक जरूर होगा अमेरिका की तरफ से। फिरोज साहब, जैसा कि हम लोग लगातार डिबेट में बात कर रहे थे कि अगर रमज़ान के महीने में अमेरिका करता है तो एक इंटरनेशनल प्लेथोरा पर वहाँ पर बहुत बेइज्जती भी होगी अमेरिका की। लेकिन आप देखिए किल लिस्ट फिरोज साहब तैयार की अमेरिका ने, जैसे कि इजराइल ने हमास के तमाम लीडर्स को ढूंढ ढूंढ के मारा, वो अलग अलग मुल्कों में भी गए और सब जगह जहाँ जहाँ पर आइडेंटिफाई हो पाए वहाँ पर मारा घुस घुस कर। कुछ इसी तर्ज पर अमेरिका ने भी एक लिस्ट बनाई है जिसमें खामनेई साहब हैं, उनके विदेश मंत्री हैं, आरजीसी के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हैं उनकी लिस्ट बनी हुई है, तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं, जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, उनकी पूरी बाकायदा लिस्ट बनी हुई है, उनके जीपीएस लोकेशन के बारे में भी चर्चा हो रही है। एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है वो पूरी रिपोर्ट चला रहा है सर, जिसमें पूरे हर एक शख्स का नाम लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन कोड्स लिखे हुए हैं, और उसके हिसाब से जो B-2 बॉम्बर्स, F-22 और ये 35 रैप्टर्स वहाँ डिप्लॉय हुए हैं, ये बहुत प्रिसीजन अटैक में इस्तेमाल किया जाता है इनको। तो ऐसा लग रहा है कि रमज़ान की या इस पाक महीने की वैल्यू अमेरिका तो मुझे नहीं लगता करेगा, क्योंकि उसको सिर्फ जीपीएस लोकेशंस मिल जाए, उसको आइडेंटिफाई हो जाए कि जिस शख्स को मारना है वो यही है, ड्रोन के जरिए एक एक चप्पा चप्पा ईरान का तलाशा जा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि उनको रमज़ान का ख्याल नहीं आएगा। अगर उनको इंसान मिल गया जिसको वो मारना चाहते हैं तो वो अटैक करेंगे। फिरोज साहब। जी जी, देखिए अमित साहब, बातें सारी आ रही हैं, और रमजान का तो जिक्र मैंने इसलिए कर दिया कि मैं खुद रोजे रखता हूँ, जी। और ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटी रोजे को फॉलो करती है, एक पायस मंथ कहलाता है जी। ये। और लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये यहाँ मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि अमेरिका को कोई इसकी फिक्र नहीं है। जी। आप ये देखिए, जब अमेरिका को इसकी फिक्र नहीं थी कि लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स होना था जून में, और वो सोच रहा था ईरान कि भाई ये आमने सामने टेबल पे बैठेंगे, वो बजाय टेबल पे बैठने के वो B-2 बॉम्बर जो है वो भेज दिए उन्होंने, ठीक जी। है। वो सब तो अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। देखिए, अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा जो है ट्रेडर है, वो ये देखता है कि कहाँ उससे किससे क्या फायदा है, ठीक है ना। अब यह है कि वो क्यों इस पे कब्जा करना चाह रहा है, ये तो कि दादागिरी है इसकी, ईरान की एक अलग चीज है। दादागिरी अमेरिका को हजम नहीं होती। देखिए, क्या मैं आपको बताऊं, अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि वो उनको खत्म कर देगा, खमेनी को, चलिए कर दिया खत्म, उनके साइंटिस्ट को तिजावत साहब भी कह रहे थे, उनके और भी जनरल्स को, फौजियों को मार देता है, सब कर देता है। लेकिन इससे पहले ईरान जो करेगा, उससे अमेरिका का इकबाल, जो बुलंद इकबाल है आज की तारीख में, जी।
वो उसका इकबाल ईरान खत्म कर देगा। इन द सेंस में कोई सपोर्टर नहीं हूँ ईरान का, ठीक है, लेकिन जो जिस तरीके से 40-45 साल से ईरान ने तैयारियां की हैं, उस पर सैंक्शन लगे, ईरान क्या कर रहा है, महंगाई क्यों है वहां पे, लोग क्यों वहां पे भी भूखे मर रहे हैं, वहां क्यों ये सब इतनी सारी चीजें हैं, इकोनॉमिक डेफिसिट में क्यों है, इसलिए कि वो पूरा अपना सारा फोकस उन्होंने हथियारों पे कर दिया। जिस तरह के मिसाइल शायद रूस के पास नहीं है, जो ड्रोन रूस के पास नहीं है, रूस उससे ले रहा है, तो ये सारा इसने तैयारी कर रखी है। तो अमेरिका अभी बिल्कुल, हमारे एक काबिल दोस्त ने कहा था, शायद रोहित साहब ने, वो अमेरिका इज बैलेंसिंग प्रोज एंड कॉन्स। छोटा हमला करूं, बड़ा हमला करूं, हमला तो हमला होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लोग लेकिन मरेंगे, ईरान से लोगों को तकलीफ होगी, छोटा हमला हो तो भी लोग मरेंगे, बड़े हमले बिल्कुल, में भी लोग मरेंगे तकलीफ तो फिरोज भाई। देखिए, तकलीफ तो सबसे होगी। हम्म अमित अमित जी, तकलीफ तो सबसे होगी। हम्म देखिए, हमला तो हमला तो गलत चीज है, चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हो, हम्म उससे सबको परेशानी होती है। हम्म लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हमला हो जाता है, नहीं, ये तो गारंटी ईरान तो करेगा नहीं, ईरान ने कह भी रखा है, अमेरिका करेगा। अमेरिका अगर हमला करता है तो उसे बहुत सी चीजें सोचनी पड़ेंगी, और अमेरिका सोचता नहीं है। ट्रम्प साहब की भी आदत है कि वो करते पहले हैं, कहते पहले हैं, सोचते बाद में हैं, ठीक है ना। पहले उन्होंने दुश्मनी घड़ ली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, उसके बाद कह रहे हैं नो नो ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो उनका कोई दीन धर्म ईमान नहीं है, बड़े अजीबो गरीब आदमी है। लेकिन इसमें अगर उन्होंने कोई गलती कर ली, बिल्कुल। ट्रम्प साहब ने, कि अटैक कर दिया कुछ है, तो ही विल गेट अ सरप्राइज बाय ईरान। ईरान का अमेरिका का कोई, जैसे तेजावत साहब ने अभी कहा, कि कोई टक्कर ही नहीं है, पूरी राइट। दुनिया की कोई टक्कर नहीं है अमेरिका से। लेकिन अमेरिका का जो इकबाल है वो चला जाएगा। नेटो कंट्रीज जो जिनको मैनेज करता है, जिनको दादागिरी उन पे करता है, वो भी सब चला जाएगा। तो ये सोचना चाहिए। और ये बात सही कही है आपने कि उसके लिए कुछ नहीं है, रमजान कुछ नहीं है, होली दिवाली क्रिसमस कुछ नहीं है। वो जो करना चाहेंगे वो अपने फायदे के लिए करते हैं। अमेरिका इज नोबडीज फ्रेंड। मैं कहता हूँ राइट इसराइल का भी फ्रेंड नहीं है, वो तो एक राइट अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह उसकी रिलेशनशिप है इसराइल से। हम्म उसको, लेकिन इसका ख्याल जरूर है अमेरिका को कि अगर कुछ हमने किया तो ईरान उसको भी नहीं बख्शेगा। तो ये कुछ चीज अच्छी नहीं है, अदला बदली जो है ये। अब हम्म प्यार मोहब्बत की हो, ये भाई आप हमसे टमाटर लें और हमें ड्राई फ्रूट्स दें, सब कुछ करें, वो तो समझ में आता है। लेकिन ये बॉम्ब्स की जो है, और ये मारने की, और बेसिस हम आपके खत्म कर देंगे, हम इसराइल जी को खत्म कर देंगे। अमेरिका नहीं डरता किसी चीज से, बिल्कुल ठीक है। आखिर में कह के इजाजत लूंगा आपसे कि अमेरिका की उसमें मतलब समझिए कि हिमायत में इसराइल ने लाखों मार दिए गाजा में। तो अमेरिका को कोई ख्याल नहीं है कितने मारे जाएं, कितने नहीं मरे। उसको इस बात का भी ख्याल नहीं है कि अगर अटैक करता है और उसके जो ये हैं लिंकन है या जेराल्ड फोर्ड है, उसको ड्रोन से मार देता है, डुबो देता है ईरान, 5,000 उस पर फौजी हैं, तो क्या उनके 5,000 ताबूत के लिए तैयार? अमेरिका को कोई फिक्र नहीं है किसी चीज की। जी, अमित सिंह सिंह। जी। ब्रिगेडियर साहब, मुझे लगता है कि क्या ईरान को मौका नहीं देना चाहिए कि जो जो शिकायतें अमेरिका या इजराइल को ईरान से हैं, बोले ये शिकायतें हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर शिकायत है, रॉकेट प्रोडक्शन को लेकर शिकायत है, प्रॉक्सीज को लेकर शिकायत है, क्यों नहीं खुले मंच पे आके बैठ जाते, भाई हूती हमास हिजबुल्लाह को फंडिंग बंद कर दो। अब अगर वॉर होनी ही है तो बिल्कुल कट टू कट बातों पे वॉर होनी चाहिए कि अच्छा आप आईसीबीएम प्रोडक्शन नहीं बंद करेंगे, कट वॉर होगा। आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं हमारे आइडेंटिफाई कराएंगे, कट वॉर होगा। प्रॉक्सीज आप क्या आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं जीवन की, उनको फंडिंग आप कर रहे हैं, इसको रोकिए, नहीं होगा, कट। तो बिल्कुल दो टूक बात कर मारिए, ये नाटक मत करिए कि पहला राउंड हो गया, दूसरा राउंड हो गया, आप तीसरे राउंड पर जा रहे हैं, ईरान में सब अच्छा हो रहा है, वहां पर जो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है दैट इज नाउ बीन कंट्रोल, और ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। मारना है खामने को, बोले खामने को मारना है, मारेंगे खामने को। इजराइल को देखिए सर, इजराइल ने अनाउंस किया था कि हमास के हर लीडरशिप को हम मारेंगे और दुनिया में ढूंढ के मारेंगे जहां होंगे, और इजराइल ने वो किया। हमास के लीडर छिपते रहे, बचते रहे, लेकिन जिसको जिसको चाहा उसने मारा। तो फिर खुलेआम खेलिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि हम एक सोफिस्टिकेशन भी दिखा रहे हैं डिप्लोमेटिक, नो नो विल टॉक ओवर इट, और हम अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिनेवा में जाएंगे, फिर यहां, फिर सीधा बोलिए कि भाई मारेंगे फिर तुमको। अगर हमारे हिसाब से इजराइल की तरह बन जाइए। इजराइल ने कहा था, हमास ने इतनी बार बोला कि हम बातचीत करेंगे, हम चीजें ठीक करेंगे, लेकिन इजराइल ने कहा कि अब कुछ नहीं होगा, तुमने हमारे आदमी को मारा, हम तुम्हें मारेंगे, बातचीत तो गई बाहर में। बिल्कुल सही, बिल्कुल, अब फिर कट टू कट बात होनी चाहिए ब्रिगेडियर साहब, मुझे लगता है। देखिए काश ये दुनिया आपकी बात सुनती और फिरोज भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, फिरोज भाई मैं आ रहा हूं। हाँ। ये राजनीति और रणनीति और सामरिक बातें इतनी आसान होती तो जिंदगी दुनिया में बहुत आसान हो जाती, आनंद ही आनंद होता।
है ना, बाकी सब चीजें होती ही नहीं, कभी युद्ध होता ही नहीं। तो मजे की बात यह है कि हम और आप भी जब बातें करते हैं ना, तो मीठी मीठी बातें सामने करते हैं, और जो दोगली बातें हैं उसकी गुगली कहीं और चलती है। जी। यही जब जब हमारे बीच में बड़े राजनीतिज्ञ बैठे हैं, गौरी शंकर जी हैं, ये बताएंगे कि जब भी इस लेवल पर बात होती है, देश के लेवल पर बात होती है, हाँ। तो कहीं पे निशाना, कहीं पे नजरे वाली बात है। ईरान को मारना भी है और पता भी नहीं चलना चाहिए। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मारना भी है और ये पता भी नहीं चलता, हो ही नहीं सकता। लेकिन जो पते की बात यह है कि इन सब के अंदर सिग्नलिंग दी जाती है, और ये सिग्नल अभी ईरान को दिया जा रहा है कि बॉस, यू आर वेरी क्लोज टू डिस्ट्रक्शन, राइट। अभी भी वक्त है। अब ईरान बेचारा वो तो खुद अभी खिसियानी बिल्ली है, वो दीवार के पीछे अटका हुआ है कि कुछ कर नहीं सकता, लेकिन छोड़ भी नहीं सकता, मैदान से भाग भी नहीं सकता, तो वो अपना पूरा जोर दिखाएगा। ट्रंप साहब की जैसी आदत है कि लास्ट मिनट तक प्रेशर दबाए जाना और लास्ट मिनट पे यू टर्न कर लेना। तो इन सब बातों को देखते हुए अगर आप एक समझदार व्यक्ति की तरह बात करें, जैसे आपने बात की थी, तो बात ये सीधी सामने इस तरह से आती है कि जी, ये जो जेनेवा की टॉक्स हो रही है, बातचीत हो रही है, आप क्या समझते हैं यहां पर ये गाली गलौज नहीं होता होगा? कैमरे के अंदर बैठ करके गौरी शंकर जी बताएंगे हमको कि किस तरह से बातचीत होती है। जब कहते हैं तूने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं, और जब यहां बात आ जाती है, तब हमको यह समझने की जरूरत है कि ठहरो, लंबी सांस लो, सोचो देश के हित में क्या है, देश के अहित में क्या है, और न केवल देश के बल्कि विश्व का हित और अहित देख करके फिर काम करो। और तब वहीं पर आप देखेंगे कि दोस्त बनते हैं, अलायंसेस बनती हैं, ट्रेड रिलेशंस बनते हैं, डिफेंस वाले नुक्ते बीच में आते हैं, और हालात इतना जबरदस्त चेस बोर्ड बना हुआ है आज की तारीख में कि वन मिस्टेक एंड डिस्ट्रक्शन इज देयर। तो अभी तो हर कदम तोल तोल करके चलना है अमित जी, ताकि शांति बहाल हो और ईरान किसी भी तरीके से मान जाए कि जी मैं प्रॉक्सी छोड़ दूंगा। न्यूक्लियर का वो बोल रहा है, लेकिन सर। क्या अगर वो क्लियर नहीं भी करता है तो क्या चीन और रूस उसको देने की काबिलियत नहीं रखते क्या? ठीक है सर, जिस मैं दिन तेजाब कहेगा साहब के उस पास दिन जरूर वहां से ज्यादा आ वक्त नहीं बचा जाएंगे। है। पॉइंट तो- टेकन ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट जी, टेकन, thank you. टेकन, स्टे विद मी। तेजाब साहब, अभी क्लोजिंग का वक्त आ चुका है, ज्यादा वक्त नहीं, मेरे पैनल प्रोड्यूसर देव कह रहे हैं कि आई हैव टू क्लोज द शो। मुझे एक बात बताइए तेजाब साहब, जो एस्केलेशन की सिचुएशन बन रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन की भी कोशिश हो रही है, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, पर्दे के सामने कुछ और चल रहा है, तीसरे दौर की बातचीत हो सकती है, एम्बेसडर साहब कह रहे हैं, तो फिर अगर बातचीत ही चलती रहेगी, क्या सिर्फ फोकस क्रूड है? क्या सिर्फ फोकस ये है कि ईरान अमेरिका से खरीदारी शुरू कर दे, ईरान की शॉपिंग उधर शुरू हुई, इधर पूरा मामला ठंडा हुआ, ऐसा है क्या? देखिए, मुझे तो ये ऐसा ही लगता है। इसका कारण है कि न तो ईरान की अमेरिका से सीमाएं मिलती है, न इजराइल से सीमाएं मिलती है, कोई जी। दुश्मनी का कोई कारण ही नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो ईरान पूरे ही वो अरब इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बना के जो प्रॉक्सीज वगैरह जो सब भेज रहा है, तो ये उसने क्यों शुरू किया? कहीं ना कहीं दोनों के विचारों में, काम करने के तरीकों में और इंटरेस्ट में फर्क है। अमित साहब, यही वजह है कि ये लड़ाइयां हैं। अमित साहब, ठीक है, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अम्बेडकर साहब, थैंक यू सो मच कि आप शो में आए। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा तेजाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम मसलों पर रोशनी डालने के लिए और डिटेल में हमें समझाने के लिए। लेकिन बड़ी बात है, आप ये भी समझिए कि आने वाले वक्त में जिस तरह से ईरान की सिचुएशन बन रही है, जिस तरह की एस्केलेशन हो रही है, वो साफ साफ बताता है कि अब ये जंग एक तरफा होने जा रही है, और ईरान से जंग तो जरूर होगी। हाँ, वक्त अमेरिका तय करेगा, सिचुएशन अमेरिका तय करेगा, हमले का तरीका अमेरिका तय करेगा। इस बड़ी खबर को लगातार ट्रैक करें। वक्त एक ब्रेक है, कहीं जाएगा नहीं, खबरें